Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article, we will be discussing about मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है, उसके प्रो एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे. देन हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल हेल्थ केयर और क्या गवर्नमेंट को आज भी इंश्योरेंस के ऊपर जो फोकस कर रही है उसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए. देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड इसके इम्पैक्ट. एंड लास्ट में हम बात करेंगे बायो सिक्योरिटी की. आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं. देखिए 2005 में गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है. इस स्कीम का नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम, जिसे आप एमजी नरेगा के नाम से जानते हैं. अब इसमें क्या था, 100 दिन का रोजगार हर इंसान को मिलेगा. अगर गवर्नमेंट आपके डिमांड करने के बाद रोजगार नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो इस केस में पर्सन को बेरोजगारी भत्ता मिलता है. तो ये एक डिमांड ड्रिवन आपकी स्कीम थी, जहां पे ग्राम पंचायत ये डिसाइड करती थी कि क्या काम करवाना है उन्हें अपने विलेज में, क्योंकि पर्सन को 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही जॉब प्रोवाइड की जाती थी. तो ये एक टोटली डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच थी इसको इंप्लीमेंट करने की. अब कोई कमी ना हो, किसी तरह का पैसे का मिसयूज ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे सोशल ऑडिट करने की भी प्रावधान इसमें थे. अब प्रॉब्लम इसमें तब आती है जब आप ये देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी फंडिंग रिड्यूस की गई, जिससे ऑलमोस्ट ये स्कीम डिफंक्ट हो गई. बाद में गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को इंक्रीज करा, जहां पे आप ये कह सकते हो कि आधार को इसमें मैंडेटरी कर दे, जिसकी वजह से कुछ लोगों को इस स्कीम के बेनिफिट नहीं मिल पाए. तो यहां पे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करने लगी गवर्नमेंट, जबकि ये एक डिमांड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस था. एक्चुअल में ये एक आपकी क्वासी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी नेट था सोशल सिक्योरिटी के लिए. अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, एक्चुअल में वहां पे बात होती है लिविंग वेजेस की भी और इवन लाइवलीहुड की भी. अब इसके साथ साथ आर्टिकल 41 की बात की जाए तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर साफ लिखा गया है कि हम राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस को प्रोवाइड करेंगे. ये गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जिम्मेवारी है उनकी. देन यहां पे आर्टिकल 243 क्लॉज जी जो है या 11th शेड्यूल की आप बात करें, वहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो अपने एरियाज में गरीबी को घटाएं. तो इन सब को फुलफिल करने के लिए ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन था. अब हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने एक नया बिल लेके आई है, जिसे वीबीजी रामजी स्कीम के नाम से आप जानेंगे, यानी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन. अब ये जो मिशन है, इसमें अभी के बिल से क्या फर्क है, देखिए एक चीज अच्छी की है, 100 दिन की जगह 125 दिन का यहां पे रोजगार मिलेगा. दैट इज गुड. बट जहां पे आपको स्टेट का फंडिंग कम देखने को मिलता था, पहले 90-10 की रेशियो में यहां पे पैसा डिवाइडेड था, जहां पे सेंटर ज्यादा शेयर पे करता था. अब 60-40 के रेशियो पे हम आ गए, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को 40% पैसा देना पड़ेगा. बट स्टेट की ऑटोनॉमी यहां पे रिड्यूस कर दी गई है, वो एक प्रॉब्लम की बात है. मतलब अब ये एक सप्लाई ड्रिवन स्कीम होगी एंड इसमें जो स्टेट की ऑटोनॉमी है वो कम होगी है, क्योंकि गवर्नमेंट ये बताएगी कि कौन से एरिया में कितना पैसा आप लगा सकते हैं. तो एक प्री डिटरमाइंड बजट के ऊपर आपको पैसा मिलेगा. मतलब पहले बता गया कि आपको जैसे 100 करोड़ रुपया मिला, अब इस 100 करोड़ में से 25 करोड़ आपको स्कूल्स के अंदर खर्च करना है. तो द थिंग इज यहां पर कैप एलोकेशन हुआ करेगी, और वो भी प्री डिटरमाइंड बजट्स के साथ कि किस चीज के ऊपर आप कितना पैसा खर्चेंगे. मोर ओवर आप सेंटर द्वारा नोटिफाइड रूरल एरिया में ही इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर पाएंगे. तो यहां पे कहीं ना कहीं स्टेट की पावर कम हो जाती है, क्योंकि पहले क्या होता था कि स्टेट सभी को उनके हिस्से का पैसा मिलता था, बट अब यहां पे सेंटर डिसाइड करेगी कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, कहां और कितना स्कीम ऑपरेट आपकी किस लेवल पे करेगी, वो भी सेंटर डिसाइड करेगा. एंड यहां पे एक मैंडेटरी पॉज की बात भी की है 60 डेज की, जब पीक आपका एग्रीकल्चर सीजन आता है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम हो या सोइंग का टाइम हो, उस समय पे आप इस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ताकि एग्रीकल्चर के लिए लेबर की अवेलेबिलिटी आप इंश्योर कर सकें. तो ये एक अच्छी बात है. बट कहीं ना कहीं इसके रिप्रिकॉशन लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पे वेजेस की प्रॉब्लम आ सकती है. अब बात आती है कि यहां पे
फेडरलिज्म और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फेडरलिज्म में जो ऑटोनॉमी थी, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते थे, उसको दरकिनार करते हुए यहां पे कमांड एंड कंट्रोल फेडरलिज्म के ऊपर फोकस किया गया है, जहां पे आपकी डिसीजन की ऑटोनॉमी कम कर दी गई है। मतलब आपने एक मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जहां पे जो मीर जाफर था वो एक पपेट का काम करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट मेयर एक पपेट बन के रह गई है, जिनको ये स्कीम सिर्फ इंप्लीमेंट करनी है। एक्चुअल में यहां पे उनका फंडिंग का शेयर इंक्रीज हुआ है, बट उनकी पावर जो है वो पावर खींच ली गई है। मोर ओवर यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज सिस्टम की बात करें, उनके भी रोल को रिड्यूस किया है। पहले वो काम को आइडेंटिफाई करते थे और सोशल ऑडिटिंग कर सकते थे, बट अब ये पावर आपकी थोड़ी लिमिट कर दी गई है। तो यहां पे ये कहा जाता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसका भी ये क्लियर एक वायलेशन है, क्योंकि यहां पर आप ये मान के चलो कि एग्जीक्यूटिव के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एंड जो पार्लियामेंट का इसके अंदर इंटरफेरेंस था उसको कहीं ना कहीं आपने कम कर दिया है। मोर ओवर यहां पे फेडरल बैलेंस आपका कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो चुका है, एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जिसको हम इंश्योर करते थे सोशल ऑडिटिंग के थ्रू, वो आपने यहां पे डाइल्यूट कर दिया है। तो कहा जाता है कि भैया देखो इसे राइट बेस्ड ही रहने दीजिए, जहां पर लोग काम को डिमांड कर सके। मोर ओवर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी जैसे स्टैंडिंग कमेटी की आप उसको इंश्योर कीजिए। ग्राम पंचायत एंड आपकी ग्राम सभा का रोल आप इसमें इंक्रीज कीजिए। फिस्कल एक बैलेंस कीजिए, क्योंकि पहले ही जीएसटी आने के बाद स्टेट के रेवेन्यू के ऊपर नेगेटिव असर पड़ा है, और उनके अगर यहां पे और ज्यादा आप फिस्कल जो आप ये कह सकते हैं जिम्मेवारी है वो इंक्रीज होगी, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा स्टेट के बजट्स के ऊपर। तो ये चीज है पहले आर्टिकल में जो आपको समझना है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ की और इंश्योरेंस। देखिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इस आर्टिकल में यहां पे इंट्रोस्पेक्ट किया जा रहा है कि भाई क्या ये स्कीम ठीक है या हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो कहा जाता है कि भाई अभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे था 12 दिसंबर का, और यहां पे ये कहा गया कि ये जो पब्लिक फंडेड आपका इंश्योरेंस स्कीम है, ये आपका एक, आप ये कह सकते हो कि पनीशिया नहीं है, ये एक रामबाण इलाज नहीं है, जहां पे आप यूनिवर्सल एंड पब्लिक हेल्थ केयर को प्रमोट कर सकें। कहते हैं कि भाई ऑलरेडी हमारे यहाँ पे पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट की फंडिंग कम है, जहां पे गवर्नमेंट 1.9% जीडीपी का खर्च कर रही है हेल्थ केयर के ऊपर, जबकि फोकस आपका ये होना चाहिए था नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंगली 2.5% के आसपास आपको खर्च करना चाहिए था। तो कहते वो एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्रॉनिक अंडर फंडिंग आपको देखने को मिलते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ट नहीं हो रखा है, एंड मोर ओवर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हाउस होल्ड पॉवर्टी में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इन एडिशन टू दिस एक्सेस, क्वालिटी एंड इक्विटी, इन चीजों के ऊपर भी असर पड़ा है इंश्योरेंस मॉडल के कारण। जो अच्छी क्वालिटी है सर्विसेज की वो ये इंश्योरेंस स्कीम में लोग अवेल नहीं कर पा रहे, बिकॉज जैसे पता लगता है कि भैया इंश्योरेंस स्कीम वाला है तो ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल जो केयर की क्वालिटी है वो डिक्लाइन कर देता है। तो कहा जाता है कि हेल्थ एक कॉमोडिटी नहीं है, ये एक सोशल राइट है, और उसी की तरह हमें इसे ट्रीट करना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई देखो अगर आप यूनिवर्सल हेल्थ की बात करें तो अभी हमारी करंट अप्रोच क्या होनी चाहिए। कहते हैं हम फिजिकल प्रोटेक्शन वाया इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट कवर कर रहे हैं आयुष्मान भारत के अंदर। अब यहां पे क्या होता है कि भाई हायर आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, जहां पर पेशेंट ऑफन उनको अपनी जेब से कुछ चीजों का पे करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड नहीं होती। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं किसी पर्सन को जानता हूं, उस पर्सन का लेट्स से आयुष्मान भारत के अंदर इलाज हुआ, अब उसका इलाज हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन उसका कवर हुआ, बट बाद में वो क्रॉनिक कोई डिजीज से जूझ रहा था, उसको बाद में मेडिकेशन की जरूरत थी, मेडिसिन की जरूरत थी, तो वो उस मेडिसिन का खर्चा हर महीने कैसे उठाएगा। जैसे 4-5 हजार की वो दवाई आती है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देन इसके साथ साथ यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी इंक्रीज होती जा रही है, बिकॉज पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स की कवरेज हर जगह नहीं है और क्वालिटी भी वहां पर अच्छी नहीं मिलती है, तो वो एक प्रॉब्लम आती है। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होता तो ये चीज प्रॉब्लम आपकी ना आती। मोर ओवर हमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम ट्रीटमेंट के ऊपर तो फोकस कर रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ मतलब इसमें इंश्योरेंस स्कीम्स में, बट कहीं ना कहीं प्रिवेंशन, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेशन के ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए, जहां पे
अब हमें जरूरत यह है कि हम एक स्ट्रांग पब्लिक इन्वेस्टमेंट करें ताकि पब्लिक सिस्टम को हम और बेटर कर सकें। एंड यहां पे ये कहा जाता है कि भैया देखो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पहले की तुलना में आपका कम तो हुआ है, 62 से 39% पे आया है। एंड मोर ओवर गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर पहले से इंक्रीज हुआ है, बट स्टिल वो जो फंडिंग है वो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी से अभी भी मैच नहीं करती है। एंड जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी हेल्थ को पार्ट बताया आपके जस्टिस सिस्टम का, जहां पे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को हम इंश्योर करते हैं। राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू हेल्थ की भी बात की जाती है। एंड मोर ओवर डीपीएसपीस के अंदर 39 आर्टिकल के अंदर क्लॉज ई एंड एफ में बात की जाती है हेल्थ की और वर्कर्स की स्ट्रेंथ और चाइल्ड की स्ट्रेंथ को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की, एंड साथ के साथ पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने की। वो कहीं ना कहीं इंटेंट यहाँ पे आपको मिसिंग देखने को मिलती है। अब कहते हैं कि भैया देखो, आपकी जो इंश्योरेंस स्कीम है ये काफी ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ये कॉम्प्रिहेंसिव तब होगी जब आप पब्लिक को, क्योंकि देखो आपके हेल्थ केयर में आपने बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किए सिंस इंडिपेंडेंस, तो एक रीजनल इम्बैलेंस है, हॉस्पिटल सारे शहरों में हैं, ज्यादातर पॉपुलेशन आपकी गांव में रहती है, तो वो चीजें आपको समझनी होंगी और ये चीज इंश्योरेंस स्कीम से पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पे आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी आपकी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात की जाती है, तो आपको उसको भी इंश्योर करना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि भैया आप इक्विटेबल एक्सेस को कहीं ना कहीं इंश्योर करो। हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो रही है, उसमें आपने अच्छा किया, बट आउट पेशेंट केयर, ओपीडीज, डायग्नोस्टिक सिस्टम, मेडिसिन, इनको भी आप इसमें इंक्लूड करो। आप कोशिश करो कि आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है उसे कम करो ताकि हाउस होल्ड का डेट कम हो और इससे पॉवर्टी की प्रॉब्लम ना हो। मोर ओवर पब्लिक प्राइवेट जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स आपके कम है, प्राइवेट का डोमिनेंस है, जिससे कॉस्ट इंक्रीज होती है, जो क्वालिटी है वो अनइवन देखने को मिलती है। अर्बन एरियाज को ज्यादा बेनिफिट है, रूरल एरियाज को कम। तो आपको यहां पे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि रीजनल इंबैलेंसेस को आप कम करें। एंड यहां पे ये जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है उसको आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप हेल्थ केयर का यूनिवर्सल एक्सेस यहां पे प्रोवाइड करें। तो कहा जाता है कि पब्लिक हेल्थ केयर में आप इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे आप जीडीपी का जो 2.5% है वो इन्वेस्ट करें हेल्थ केयर में। यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो कि रूरल एरिया में स्टैब्लिश है, उनके ऊपर आप फोकस कीजिए। आप डॉक्टर्स के नंबर को इंक्रीज कीजिए, नर्सेज के नंबर को इंक्रीज कीजिए और असेंशियल मेडिसिन को बिल्कुल फ्री यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। आपकी इंश्योरेंस यहां पे कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, बट इट कैन नॉट बी अ रिप्लेसमेंट फॉर योर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं इसमें जो एक मेजर चीज मिसिंग है वो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल है, उसके ऊपर भी आपको यहां पे फोकस करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल की, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वाइड के बारे में हम बात करेंगे। तो कहते हैं कि दुनिया में 6 में से एक इंसान आज की डेट में कॉन्फ्लिक्ट एरिया में रहता है। एंड आज की डेट में अगर हम बात करें तो वायलेंस खासकर सिविलियंस के ऊपर लगभग आपकी 5 साल के सबसे हाईएस्ट पीक पे, जहां पे 56,000 लोग, मतलब 56,000 लोग हर साल आपके वायलेंस कहीं ना कहीं, मतलब जो 2025 का समय निकला है इसमें इनको वायलेंस का किसी ना किसी टाइप का देखने को मिला है। तो कहते हैं कि वायलेंस के नंबर आपकी कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। एंड यहां पे जो स्टेट लेड वायलेंस अगेंस्ट सिविलियन है वो 2020 के बाद सबसे टॉप पे देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 20% से राइज करके 35% पे आ गया। एंड यहां पे अगर आप देखेंगे स्टेट फोर्सेस की अगर हम बात करें तो यहां पे मेजॉरिटी जो है, जो वायलेंट इवेंट आपको देखने को मिले उसमें लाइक प्राइमरी इंपैक्ट आपका काफी इंक्रीज हुआ है, वो भी एक प्रॉब्लम देखने को मिली। तो कहते हैं कि भाई देखो, कॉन्फ्लिक्ट का एक्सपोजर आपका बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, खासकर कोल्ड वॉर के बाद में सबसे पीक पे है ये, ऐसा कहना है इस रिपोर्ट का, दैट इज आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा प्रोजेक्ट का। अब इसमें यह कहा जाता है कि अराउंड 831 मिलियन लोग, यानी ऑलमोस्ट 1/6 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अंडर थ्रेट राइट नाउ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में है वो। तो कहते हैं कि भाई यहां पे ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया से लिमिटेड नहीं है, इसका जोग्राफिकल वाइड स्प्रेड देखने को मिला है। एंड कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी इंटेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो कहा जाता है कि कोल्ड वॉर के बाद सिविल वॉर, इंसर्जेंसी एंड नॉन स्टेट एक्टर्स की कॉन्फ्रंट्रेशन इंक्रीज हुई है। खासकर अगर आप रिसेंट टाइम में देखें तो आपको अरब स्प्रिंग में काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जहां पे वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में सीरिया, यमन एंड लीबिया जैसी कंट्रीज
टोटली रीशेप कर दी गई, एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला। उसके बाद आईएसआईएस आता है एंड वो अपना प्रोपोगेंडा रन करता है और जिससे और ज्यादा यहाँ पे सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। देन 2020 में कोविड-19 आया, वो एक शॉक था, इकोनॉमिक स्ट्रेस इंक्रीज हुआ और उसके बाद अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आपकी इंक्रीज होने लगी। तो कहते हैं कि यहां पे रशिया यूक्रेन वॉर ने इवन यूरोप को भी नहीं छोड़ा है, जहां पर यूरोप में भी आपको कहीं ना कहीं एक परसिस्टेंट वायलेंस आपको देखने को मिल रही है। तो कहा जाता है कि भैया देखो इसकी वजह से हुआ क्या, इंटरनेशनल क्या इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कहते हैं सिविलियन प्रोटेक्शन के जो नॉर्म्स हैं, चाहे आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो या जिनीवा कन्वेंशन, कॉन्स्टेंटली यहां पर स्टेट लेड वायलेंस के कारण ये देखने को मिल रहा है कि इनकी इंप्लीमेंटेशन वीक हो गई है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें तो नॉन स्टेट एक्टर्स की कैपेबिलिटीज इंप्रूव हुई हैं, जहां पे कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि कुछ रीजन्स में तो वीक स्टेट कैपेसिटी के होने के कारण यहां पर बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। जैसे वेस्ट एशिया की बात करें, इवन प्रॉक्सी वॉर के डायनामिक्स भी आपके बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। अब बात ये आती है कि भाई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, अब जैसे ड्रोन आया तो नॉन स्टेट एक्टर्स, चाहे आप हमास की बात करें, चाहे आप हुतीस की बात करें, भैया इन्होंने क्या किया कि लो कॉस्ट यहां पर लगा के कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा एक्सक्लेट करने की कोशिश की है और इससे कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं वॉर की और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। तो रीजन जो ज्यादा अनस्टेबल है वो यूरोप है, जैसे यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के कारण, अफ्रीका, वेस्ट एशिया भी है एंड एशिया पैसिफिक भी आपका इससे अछूत नहीं है। तो कहा जाता है कि भैया अब हम करें क्या, तो कहते हैं इंटरनेशनली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे ठीक से इंप्लीमेंट करो। जैसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इसको ठीक से इंप्लीमेंट करो। साथ के साथ आप कोशिश करो कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है उसमें यूएन पीस प्रोसेस को आप इन्वॉल्व करो एंड कहीं ना कहीं इन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देन आप रेगुलेट कीजिए कि ये मिलिट्री ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है ये कभी भी नॉन स्टेट एक्टर तक ना पहुंचे। अब इंडिया इसमें कहता है कि भैया हमें डायलॉग को प्रमोट करना चाहिए, सीज फायर को प्रमोट करना चाहिए एंड पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ फोकस करना चाहिए। हम किसी भी पावर की तरफ नहीं है, वी आर टोटली नॉन अलाइंड, बट यस वी आर विद पीस। तो हम यहाँ पर आज भी पीस कीपिंग मिशन के अंदर सबसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर हैं। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी। अब बात करते हैं बायोसेफ्टी की। बायोसेफ्टी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कई बार हम जो लैब में क्रिएट करते हैं, जैसे कोविड-19 जो कहा जाता है कि वुहान की एक लैब से निकला था। अब इसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई थी कि वर्ल्ड ओवर आपको लॉकडाउन देखने को मिले, इकोनॉमी डूब गई एंड आज की डेट में भी इकोनॉमीज इससे उभर नहीं पा रही हैं। तो कहा जाता है कि भैया देखो अब एक रिस्क ये आ गया कि ये जो बायो वेपन्स है या ये जो पेंडेमिक या बायो टेररिज्म है, इसका खतरा इंक्रीज हो गया। स्पेशली जो कोविड-19 है, कुछ लोग ये कहते हैं, एक आप ये कह सकते हो कि एक डिस्कशन ये चलती है कि भाई इट वाज अ जस्ट एक्सपेरिमेंट, जहां पर आप ये कह सकते हो कि इस एक्सपेरिमेंट में ये देखना की कोशिश की चाइना ने कि भाई इस तरह के वेपन का किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है और किस तरह से इसका इंपैक्ट रहेगा। तो यहां पे अगर ये नॉन स्टेट एक्टर के हाथ लग गई तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं चैलेंज आ सकता है। तो कहा जाता है कि भाई बायो सेफ्टी आर्किटेक्चर इंडिया का अभी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है और हमें इसको अपडेट करने की जरूरत है। तो बायो सेफ्टी एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे आप इंटेंशनल मिसयूज बायो एजेंट्स के को रोकने की कोशिश करते हो। तो कहा जाता है कि भैया ग्लोबल आर्म कंट्रोल एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, तो कहते हैं कि भाई कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने तीन चीजों को मेजरली देखा, न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन, कि भाई ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इनको इनके स्प्रेड को रोकना चाहिए। तो कई कन्वेंशंस आए, जैसे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आया जिसको 2018 में इंडिया ने ज्वाइन किया। देन मिसाइल टेक्नोलॉजी ड्यूल यूज के लिए एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो इस टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम आई जिसको 2016 में इंडिया ने ज्वाइन किया। न्यूक्लियर मटेरियल को रोकने के लिए आपका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आया जिसको इंडिया ने 2008 के बाद से वेवियर मिला हुआ, वी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस बिकॉज ऑफ चाइना। देन आपका वासनेरा एग्रीमेंट आता है जिसमें ड्यूल यूज और कन्वेंशनल आर्म के लाइक रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, उसे कंट्रोल करने की बात करते हैं। 2017 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया। तो कहते हैं कि मल्टीपल आपके लाइक ऑपरेशनल एग्रीमेंट्स हैं, बट प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि भाई देखो ये जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है इसमें बात की गई कि हम बैन करते हैं सभी कैटेगरी के मास मतलब ये बायोलॉजिकल वेपन्स को, ना आप उसे डेवलप करेंगे, ना उस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, ना उसे अपने यहाँ पे स्टोर करेंगे। जो भी आपके पास ऐसा सामान है आप उसे डिस्ट्रॉय करोगे, बट इसको वेरीफाई नहीं कर सकते आप, कोई चेक करने के लिए मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी वजह से पता ही नहीं किसी ने डिस्ट्रॉय किया या नहीं। मैंने कह दिया हाँ डिस्ट्रॉय किया, बट मेरे घर पे ये वेपन पड़े हो, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है।
तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि भैया देखो, हम हमेशा से इस बात के पक्ष में कि भाई ये हथियार किसी के पास नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई सिविलियन यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, हम कभी भी गलत यूज नहीं करेंगे, एंड जो हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज होगी उसको हम किसी गलत हाथ में नहीं जाने देंगे। हम ये चीज का आश्वासन देते हैं। अब कहते हैं कि भाई बायोसिक्योरिटी के बारे में आप एक चीज समझे कि ये हेल्थ का एक सबसे बड़ा कंसर्न है, सिर्फ एक देश के लिए नहीं, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि इससे ट्रेड, ट्रैवल एंड ग्लोबल सप्लाई के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। अगर गलती से भी ये किसी नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में लग गया और इसका पोटेंशियल मिसयूज को देखते हुए इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल रहेगा सभी देशों के लिए। तो कहा जाता है कि भैया इसमें हमारे पास डिलेमा ये आ जाता है कि भाई देखो, एडवांसमेंट बायोटेक्नोलॉजी में बहुत जरूरी है मेडिसिन और एग्रीकल्चर के लिए, बट अगर इसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल ना किया, इसकी नॉलेज शेयरिंग को कंट्रोल ना किया, तो आने वाले समय में अगर ये गलत हाथों में चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपने अहमदाबाद का एक केस देखा होगा जहां पे एक डॉक्टर थे। अब उन डॉक्टर ने क्या किया, अपनी मेडिकल नॉलेज का यूज करके राइसिन प्रोड्यूस कर रहे थे। राइसिन इज वन ऑफ द डेडलिस्ट, आप कह सकते हो कि आपकी जहर है, पॉइजन है, जो कि इजिली डिटेक्ट भी नहीं की जा सकती, अनडिटेक्टेड रहती है अनटिल और अनलेस आपको पता हो कि राइसिन पॉइजनिंग यहाँ पे हुई है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चलेगी तो गलत यूज तो इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योस क्रिएट कर सकता है। तो कहते हैं कि भैया हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम प्रोटेक्ट कर सके पब्लिक हेल्थ को, बट एग्रीकल्चर को भी हम सपोर्ट करना चाहते हैं। हम अब हमारा इंटरेस्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई एक हम क्रेडिबिलिटी को प्रिजर्व कर सके, एंड मोर ओवर हम एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पे यहाँ पे जाने जाएं। जैसे हम न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं तो हम उसमें ये सब साफ साफ कहते हैं कि भैया हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को लेके आते हैं, जहां पे हम पहली बारी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट अगर किसी ने हमारे साथ न्यूक्लियर वेपन का खेल खेलना स्टार्ट किया तो वी डोंट कमिट कि हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो हम इस चीज को कहते हैं। तो द थिंग इज, अब यहां पे एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई देखो, जो एडवांस स्टेट है, उनके पास अच्छा खासा सर्वेलेंस है, उनकी कैपेबिलिटी है, उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बट हर कंट्री के पास वो कैपेसिटी नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक गैप एग्जिस्ट करता है। तो कहते हैं कि भैया देखो, हमें नॉर्म्स और नेशनल इंटरेस्ट को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि भाई एक्सेसिव स्क्रूटनी करी तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिसर्च को असर पड़ेगा, इससे इनोवेशन के ऊपर असर पड़ेगा, बट अगर ये वीक रही तो क्रॉस बॉर्डर स्पिल ओवर आपको देखने को मिल सकता है, आपकी इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भैया देखो, अभी हमें जरूरत ये है कि इनके लिए कहीं ना कहीं एक वेरिफिकेशन प्रोसेस हम लेके आए, जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है उसके अंडर, एंड लाइक माइंडेड कंट्री के साथ हम ज्वाइन करके कुछ ऐसे ब्लॉक्स को क्रिएट करें जिससे हम यहाँ पे कुछ रीजनल ब्लॉक्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल ब्लॉक हो सकते हैं, मल्टीलेटरल ब्लॉक्स हो सकते हैं, जिसके थ्रू हम इस चीज के लिए परस्यू कर सके यूएन में या उसके अम्ब्रेला के अंडर। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मल्टीलेटरल एंगेजमेंट में हमें जैसे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, इसके फ्रेमवर्क को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और ट्रांसपेरेंट मेजर्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जैसे आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, इसकी तरह एक बेटर कंट्रोल रिजीम यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी, एंड लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ इस चीज को हम आगे परस्यू करें। अब इसमें फॉरेन पॉलिसी को हमें अपनी अलाइन करना पड़ेगा, बिकॉज हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, बट हम साथ के साथ ये भी कहते हैं कि भैया हम इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, हम किसी एक कंट्री के रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप यहाँ अगर चाहते हैं बायोलॉजिकल वेपन का स्प्रेड कम हो या बिल्कुल ना हो, किसी गलत हाथों में ये ना पहुंचे, तो इसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इट कैन बी अ डेंजर टू इंटायर ह्यूमैनिटी। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे पढ़नी थी। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।